नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस साइकोलॉजी की क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रीट 2015, 2018, 2021 से साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सवालों को आप सभी के लिए इसमें हम बताएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप संपूर्ण क्लास को सभी सवालों को देखकर कमेंट करके बताना कि आपको कितने सवाल आए। चलिए, जो हमारा पहला सवाल है आपके सामने, हम इस पर बात कर रहे हैं कि अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो साथियों, आपको पता चल गया होगा कि जो अल्बर्ट बांडुरा हैं ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। यानी आपका जो जवाब है वो डी बिल्कुल यहाँ सही है। अगला जो हमारा सवाल है वो आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। यानी आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं है वो हमें बताना है। तो साथियों, आप सभी के जो सामने चार ऑप्शन है, दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता और आत्मसिद्धि। तो साथियों, जो यहाँ पे दैहिक आवश्यकता है ये मैस्लो के पदानुक्रम में है, स्नेह एवं संबद्धता भी है और आत्मसिद्धि भी है, परंतु जो व्यक्तिवाद एवं समूहवाद है ये इसमें नहीं है। इसलिए जो इस सवाल का सही जवाब है वो बी ऑप्शन आपको लगाना है। चलिए, हमारा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं और आप सभी इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जो शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2021 का सवाल है ये भी, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शन है कि शिक्षण की विधियों का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो बताइए साथियों। तो साथियों, शिक्षण की विधियों का सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं होता, और जो शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत ये भी नहीं है, और ये शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम ऐसा कुछ नहीं है। जो सही है वो है वृद्धि और विकास का सिद्धांत। आपका बिल्कुल सटीक और सही जवाब। चलिए, हमारा अगला सवाल आपके सामने है कि RTE 2 अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको भी कंफ्यूज कर देगा, और अगर आपके दिमाग में कुछ भी आए तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सवाल 2021 का साइकोलॉजी का L1 वाला सवाल है। आप पेपर में देख लेना। और जो अनुपात है आप देख रहे होंगे 25:1, 35:1, 40:1 और 30:1। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 30:1 आपको लगाना है। और दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन आए आप 2021 L1 का पेपर देख लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है हमारा महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। विशेष ध्यान रखना, नहीं है। पूर्वानुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। चलिए बताइए। तो अगर आपने अनुमान लगा लिया है तो मैं आपको बता दूं कि तर्क नहीं होता, प्रतिबिंब भी नहीं है और कल्पना भी नहीं है। जो पूर्व अनुभव है रीट 2021 में L1 का 28 नंबर का सवाल है। ये 28 नंबर का सवाल है और इसमें बोर्ड के द्वारा पूर्व अनुभव को सही माना है। चलिए, हम अगला सवाल पर अब चर्चा करेंगे। अगला सवाल हमारा यहाँ पे आ गया है, ये रहा। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्र छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहा है। तो इस सवाल का जो सटीक जवाब है वो 4 बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, आपको लगाना है। चलिए, हमारा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 जो PA पर प्रश्नावली किसने दी। तो ये रीट लेवल सेकंड का सवाल है। तो चलिए, और थर्ड ग्रेड में भी ये 2013 में आया हुआ सवाल है, तो वो आपको बताना है 16 PA प्रश्नावली किसने दी है। गार्डन, अल्फोर्ड, शेल्डन, RV केटल और स्पेंजर।
तो आप सभी को इस सवाल का जवाब वैसे ही पता है कि आरवी केटल, ये सवाल कई बार आया हुआ है, तो तीसरा आपको यहाँ सटीक जवाब देना होगा। चलिए, जो सवाल है कि एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह, अब देखिए सवाल परीक्षा का है, तो वह क्या भाई मंदबुद्धि है, धीमी गति से सीखने वाला है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है या मूढ़ है। तो साथियों, जो पहले अच्छा था बाद में पिछड़ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। बिल्कुल तीसरा आपको यहाँ सही लगाना है। चलिए हम अगला सवाल पर चर्चा करते हैं। अब आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस क्लास को आप अपने पढ़ने वाले साथियों को ज़रूर भेजिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। अब देखिए, रीट 2021 सेकंड लेवल का सवाल है ये। चलिए, तो क्या निरंतरता के सिद्धांत से, अंतर संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से? चलिए, तो ये एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, अन्योन्य क्रिया भी नहीं है, अंतर संबंध भी नहीं है, जो है ये है निरंतरता के सिद्धांत। बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो समाप्त नहीं होगा निरंतरता का सिद्धांत आप थोड़ा अनुमान से भी बता सकते थे। चलिए अगला सवाल, स्कूल की संगठनात्मक स्थापनाओं छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। यह रीट लेवल 1 2017 का सवाल है। चलिए, क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, अन्य कारक। तो साथियों, जब स्कूल संगठन की बात आ जाए तो वो कहाँ जाएगा भाई, समाज के, कहाँ जाएगा वो भाई, सामाजिक कारक पे आ जाएगा। तो जो हमारा सही रहेगा वो सी ऑप्शन आपको लगाना है। चलिए, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। ये मैंने आपको यहाँ पे जो डाला है, जो नए टॉपिक है उससे डाला है। जो नए टॉपिक से जो सवाल है, देखिए, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की जो दिव्यांग बालिकाएं हैं, उनके लिए सरकार जो 2000 रुपये की राशि किस योजना के तहत देती है? आर्थिक सबलता योजना, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी योजना, आपनी लाडो योजना या गार्गी पुरस्कार? तो गार्गी पुरस्कार बिल्कुल अलग होता है, आपनी लाडो भी बिल्कुल अलग होता है, और इंदिरा गांधी प्रदर्शनी योजना भी अलग होता है। और जो आर्थिक सबलता योजना है, ये आपका बिल्कुल यहाँ सही जवाब होगा कि 2000 रुपये कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाली दिव्यांग बालिकाओं, इनके लिए बालिकाओं को सरकार देती है, वो होती है आर्थिक सबलता योजना। चलिए अगला सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल है हमारा, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। 2021 L2 का सवाल है ये, स्किनर द्वारा, पावलोव द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा और कोहलबर्ग द्वारा। तो चलिए, इस सवाल का जवाब रहेगा वो रहेगा पावलोव द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल हम देख रहे हैं। अगला सवाल है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। आपके सामने देखिए, ये 11 का पेपर का सवाल है L2 का, और ये 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 में से हमें बताना है कि कौन कौन यहाँ पे आपको बाह्य अभिप्रेरणा के जो कारक हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आप कि जो प्रशंसा और दोषारोपण होता है, ये बाह्य ही होता है, बिल्कुल आपको ये लगाना है। और जो प्रतिद्वंद्विता होती है, ये भी बाह्य होती है, तो ये भी सही है। और जो पुरस्कार और दंड है, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा से है। और जो परिणाम का ज्ञान है, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का ही कारक है। तो आपको यहाँ पे डी जो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इनमें सभी आपको यहाँ पे ये डी ऑप्शन लगाना है, क्योंकि ये सभी के सभी बाह्य ही हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल अब आप देखेंगे कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह खाली जगह का उदाहरण है। अब किसका उदाहरण है वो आपको यहाँ पे बताना है कि आगमनात्मक तर्क, निम्नात्मक तर्क, अवधारणात्मक मानचित्रण और परिकल्पना परीक्षण। तो ये सही जवाब रहेगा आगमनात्मक तर्क। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, समस्या समाधान नहीं है। ये 2021 L2 का सवाल है कि समस्या समाधान नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि क्या नहीं है। तो वो नहीं है, वो है हमारा यहाँ पे कि संगीत संबंधी योग्यताओं के बारे में ये नहीं है। चलिए अगला हमारा सवाल। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है भाई, वो आपको बताना है। 2021 L2 का ये सवाल है।
तो जो इसका सही जवाब है वो रहेगा क्रेसमर। चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं हम। साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट नए टॉपिक के सवाल अब आपके लिए जोड़ दिए हैं यहाँ पे। 2 सवाल मैंने एनईपी से दिए हैं यहाँ पे कि जो 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है वो कौन सी है। तो आप सभी के लिए बता दूं कि 21वीं सदी आ जाएगी 2001 के बाद या 2000 के बाद जो शिक्षा नीति बनी है वो है शिक्षा नीति 2020। यानी इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन 2 आपको लगाना है। चलिए जो अगला सवाल है कि एनईपी 2020 शिक्षा नीति पिछली शिक्षा नीति के कितने वर्षों बाद आई है। तो साथियों आपको पता है कि पिछली आई थी 1986 में और अब आई है 2020 में। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए यहाँ पे 34 वर्ष आपको सही जवाब देना है। चलिए अगला सवाल हमारा ये आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो रहेगा यहाँ पे जो सही जवाब है वो है यहाँ भाटी या बैटरी वाला। ये बिल्कुल आपका सटीक जवाब रहना चाहिए क्योंकि ये 2021 में आया हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। चलिए जो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग है के मापन में किया जाता है तो वो आपको बताना है। ये सीधा सिंपल सा जवाब रहेगा आपका और ये आया हुआ सवाल है इसलिए ये तो आपको पता है कि ये बुद्धि आपको यहाँ पे सही लगाना है। अगला हमारा जो सवाल है वो भी 2021 L1 से है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। आधारभूत सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत या क्रियात्मक अनुसंधान। तो साथियों देखिए जो इस सवाल का जवाब है कि क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन कोरे से ये संबंधित रहेगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे लगाना है। चलिए 22वां सवाल है कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है वह विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है और वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। बिल्कुल जो विद्यालय की समस्याओं को सुलझाता है वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। आपको यहाँ पे बिना सोचे समझे लगा देना है। अगला हमारा सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट रीट L2 का ये जो सवाल है आपको इसका जवाब बताना है कि 86वां संविधान संशोधन है, 74वां है, 89वां है या 91वां है। तो वो रहेगा आपका ए वाला ऑप्शन 86वां आपको यहाँ पे सही लगा देना है। अगला जो हमारा सवाल है कि बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ है। वो आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2010 इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए इस सवाल का जो जवाब रहेगा आप देखना कि कौन सा ब्लूम का वर्गीकरण में नामित नहीं है। ये 2017 का सवाल है। साथियों आपको पता है कि जो संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक है ये तो ब्लूम से संबंधित हैं और जो ये नहीं है वो ये है, यानी हमें नहीं वाला देखना था। तो इस सवाल का जो जवाब रहेगा डी ऑप्शन आपको लगाना है। अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से बालकों की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है, विशेष ध्यान रखिएगा। और मनोगत्यात्मक का मतलब है कि हमारा हाथ पैर कोई ना कोई क्रिया कर रहे हों तो वो मनोगत्यात्मक होगा। तो लिखने में, खेलने में और गेंद फेंकने में हमारे शरीर के अंग कार्य करते हैं, परंतु जो सोचना है ये बिल्कुल अलग होता है। इसमें मनोगत्यात्मक कोई क्रिया नहीं है, यानी जो सही ऑप्शन रहेगा वो आपका ए सोचना आपको लगाना है। 27वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो आप सभी साथियों एक बार सोचना, L1 का ये सवाल है 2015 का कि सामान्य बुद्धि का अभाव कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक दोष से पिछड़ेपन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दिव्यांग बालक अच्छी पोस्ट पर भी जाते हैं। और विशिष्ट पिछड़ापन का मतलब हो जाता है कोई एक सब्जेक्ट में पिछड़ना, जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ना आता है परंतु मिस्त्री का कार्य नहीं आता, पेंटिंग का नहीं आता, तो ये भी कोई पिछड़ेपन का कारण नहीं है क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। परंतु स्वस्थ वातावरण नहीं है कि बात कर रहे हैं, तो स्वस्थ वातावरण ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि इसमें पिछड़ेपन से इसकी वजह बने। तो जो ऑप्शन सही रहेगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे आपको लगा देना है। हमारा अगला जो सवाल है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अब भाई किसको देना है। 4 ऑप्शन है, आप एक बार पढ़ लीजिए। चलिए जो मैं आपको बता दूं कि जो 28वें का बी वाला है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा प्रतिभावान बच्चों के लिए। चलिए हमारा इस क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित का मिलान करते हुए दी गई तालिकाओं को सही उत्तर से चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे
ये पढ़ लेना है पहले। तो इन चारों को आप पढ़ लीजिए, ये युक्तियां हैं और दूसरी तरफ उनके नाम हैं, ये आपको मिलाना है। और इस सवाल का मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ कि इस सवाल का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा तीसरा ऑप्शन। ये बिल्कुल आपका सटीक रहेगा कि आपको एल वाला जो यानी जो इधर वाले आपको इधर वाले से मिलाने, यानी जो एल वाला रहेगा आपको 2 नंबर से मिलाना है, एम वाला आपको 4 से मिलाना है, एन वाला आपको 3 से मिलाना है और ओ वाला आपको फिर वापस से इधर जो 1 वाला रहेगा उससे आपको यहाँ मिला देना है। यहाँ पे 3 मिसप्रिंट है, यहाँ 1 से मिला देना है। चलिए हम अगले सवाल पर अब जो इस क्लास का अंतिम सवाल है उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक विशेष जानकारी दे दूं साथियों, अगर आपको रीट के फ्री टेस्ट देने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप जुड़कर दे सकते हैं, रोजाना अपना रैंक सीट में नाम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इस क्लास का अंतिम सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। ये 2015 रीट L2 का सवाल है। तो चलिए, जो विश्लेषण और निर्णय है ये तो बिल्कुल नहीं है, रुकावट को दूर करना तो ये भी नहीं है, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन तो ये भी नहीं है, और जो उदात्तीकरण है देखिए ये आ गया, वो उदात्तीकरण आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपको लगाना है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।